Welcome to Professor Benzine. This is Professor Benzine. Today we are discussing the fifth part of solutions to NCERT questions of the solutions chapter of class 12 CBSE and ISC. In this video, we'll discuss the exercise questions 18 to 25. So let's begin. First question we have is calculate the mass of a non-volatile solute, molar mass 40 grams per mole, which should be dissolved in 114 grams octane to reduce its vapor pressure to 80%. वेपर प्रेशर रिड्यूस करना है टू 80%, तो ये निकालना है कि कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाए जिसका मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम्स पर मोल है, मोलर मास 40 ग्राम्स पर मोल है, ताकि रिड्यूस हो सके बाय 80% उसका वेपर प्रेशर. ठीक है, तो पी एक्स में गिवन है 80% ऑफ पी नॉट, यानी कि 80% बचना चाहिए वी नॉट का. 80% ऑफ पी नॉट इक्वल्स 0.8 पी नॉट. लेट डब्ल्यू ग्राम ऑफ सोल्यूट बी प्रेजेंट इन मिक्सचर. हमने एज्यूम किया कि डब्ल्यू ग्राम सोल्यूट डालने से 80% पे रिड्यूस होता है वेपर प्रेशर. तो मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इक्वल्स टू वेट अपॉन मोल नंबर ऑफ मोल्स विच इज डब्ल्यू अपॉन 40 ग्राम पर मोल दिया हुआ है. मोल्स मोलर मास ऑफ ऑक्टेन इज कैलकुलेट कर लेंगे C8H18 का 114 ग्राम्स पर मोल इनवर्स. अब मोल्स ऑफ ऑक्टेन निकालने हैं तो 114 अपॉन 114 जो कि 114 ग्राम्स ही है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स वन मोल ऑक्टेन है हमारे पास. एंड पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है, जो फॉर्मूला इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन 40 अपॉन डब्ल्यू अपॉन 40 प्लस 1. इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट में पी एस की जगह लिख सकते हैं हम 0.8 ऑफ पी नॉट. तो पी एस की जगह 0.8 ऑफ पी नॉट लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा, और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल्स टू आ रहा है 10 ग्राम्स. तो 10 ग्राम्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से जिसका मॉलिक्यूलर मास मोलर मास जो है वो 40 ग्राम्स पर मोल होगा, उसको ऐड करने से इन 114 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन उसका वेपर प्रेशर जो है ऑक्टेन का वो विल बी रिड्यूस्ड डाउन टू 80%. 10 grams is the answer. Next question we have is a solution containing 30 grams of non-volatile solute exactly is 90 grams of water has the vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further, 18 grams of water is then added to the solution and new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298. Calculate molar mass of the solute and the vapor pressure of water at 298 Kelvin. मतलब ये कह रहा है कि 90 ग्राम्स वाटर में पहले 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, तो उस समय वेपर प्रेशर जो था वो 2.8 था. फिर वाटर बढ़ा दिया और वो 18 ग्राम्स वाटर और डाल दिया, तो वेपर प्रेशर बढ़ के 2.9 हो गया किलोपास्कल. तो व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट एंड व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन. लेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट बी m ग्राम्स पर मोल. मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 30 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट upon m grams per mole, which is the molar mass, which is 30 upon m. Moles of solvent 90 upon 18, which is 5 moles per water, and p naught minus ps upon p naught is equal to n2 upon m1 plus n2. रखते हैं वैल्यूज p s इक्वल्स टू 2.8 है, p नॉट निकालना है, p नॉट ही कैलकुलेट करना है हमको इस क्वेश्चन में. तो सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल, और यहाँ से क्वेश्चन बन गई p नॉट अपॉन 2.8 इक्वल्स टू 1 प्लस 6 अपॉन m, इक्वेशन 1. इसके बाद फर्दर एडिंग 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर बिकम 90 प्लस 18 अपॉन 18 इक्वल्स टू 6 मोल्स. वाटर 6 मोल्स हो गया. जब 6 मोल वाटर हो गया तो 6 मोल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे एक बार, और इस केस में पी एस जो है वो 2.9 हो जाता है. तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट के 2.9 रख देंगे और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने के बाद पी नॉट अपॉन 2.9 इक्वल्स टू 1 प्लस 5 अपॉन m. तो एक क्वेश्चन है पी नॉट अपॉन 2.8 इक्वल्स टू 1 प्लस 6 बाई m, और दूसरी है पी नॉट अपॉन 2.9 इक्वल्स टू 1 प्लस 5 बाई m. इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो m आ जाएगा 23 ग्राम्स पर मोल. पुटिंग m इक्वल्स टू 23 इन इक्वेशन फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट पी नॉट विच इज 3.53 किलोपास्कल. 3.53 kilopascal is the pressure of water at 298 Kelvin. Next question we have is a 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15. वाटर का
प्योर प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो दिया हुआ है, उसमें अगर मैंने डाल दिया 5% ग्लूकोज तो कितना हो जाएगा ये निकालना है। मोलर मास ऑफ शुगर 342 ग्राम्स होता है। मोलैलिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन 5 × 1000, 5 ग्राम्स दिया हुआ है, 5% ऑफ सोल्यूशन, 5 × 1000 अपॉन 342 × 100 इक्वल्स टू 0.146। मोलैलिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन 0.146। डेल्टा टी एफ चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है 273.15 एंड 271, सो माइनस कर देंगे 2.15 का डिफरेंस दिया हुआ है। टी एफ इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एम, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एम एंड के एफ इक्वल टू 0.146 विच इज मोलैलिटी। तो के एफ पता है हमको और यहाँ पे डेल्टा टी एफ मालूम है, के एफ निकालना है। के एफ इक्वल्स टू 2.15 0.146 सॉल्व कर लेंगे। मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन इज 5/180 × 1000/100 इक्वल्स टू 0.278। ग्लूकोज की मोलैलिटी भी निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 होता है। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ टाइम्स ऑफ एम, और के एफ हम निकाल चुके हैं 2.15/0.146 इंटू एम ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन जो कि पता है हमको 0.278 अभी निकाला, दोनों को रखते हैं 4.09 आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इज 273.15 माइनस 4.09 इक्वल्स टू 269.06 केल्विन। 269.06 केल्विन जो है वो आंसर हो गया। क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर 4.09 है इसलिए डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि ग्रुप उसमें सोल्यूशन में जा रहा है तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। 273 अगर आइडियल है फॉर वाटर तो 269.06 जो है वो ग्लूकोज के लिए निकलेगा। Next question we have, two elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 grams of benzene, which is C6H6, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kg mole inverse. Calculate the atomic masses of A and B. दो कंपाउंड है A and B। A को जब डालते हैं बेंजीन सोल्यूशन में 1 ग्राम तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो 2.3 केल्विन का होता है, और जब AB4 को डालते हैं तो AB4 दूसरे कंपाउंड को डालते हैं तो उसमें 1.3 ग्राम का होता है, केल्विन का होता है। तो दोनों का एटॉमिक मास निकालना है। तो हमें M2 इक्वल्स टू 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टी एफ। मॉलिक्यूलर मास थ्रू डेल्टा टी एफ निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1000 इंटू 5.1 डेल्टा के एफ दिया हुआ है यहाँ पे इंटू 1 W2 अपॉन W1 इक्वल्स टू 20 इंटू डेल्टा टी एफ 2.3। यहाँ से आ गया 110.8 ग्राम्स पर मोल MAB2। नाउ MAB4 निकालना है 1000 इंटू 5.1 इंटू 1 अपॉन 20 इंटू 1.3। दूसरे ग्रेड निकालेंगे 196.15 ग्राम पर मोल। अब एटॉमिक मास निकालना तुमको, यहाँ से हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। लेट द एटॉमिक मास ऑफ B be P, A and B, P and Q respectively. The molar mass of AB2 equals to P plus twice of Q equals to 110.8, and for molar mass of AB4 P plus 4Q equals to 196.5। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद 2Q इक्वल्स टू 85.28, तो Q इक्वल्स टू 42.64 और Q की वैल्यू पुट कर देंगे तो वहाँ से निकल आएगा P विच इज इक्वल्स टू 25.59। अब A और B की वैल्यूज पता चल गई। A और वैल्यूज B की जो वैल्यूज हैं उसको रख देंगे। एटॉमिक मास ऑफ A इज 25.59 विच इज इक्वल टू, जिसको हमने P लिया था और इसको Q लिया था B को, उसका है हो गया 42.64 यूनिट्स। दोनों का एटॉमिक मास निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, एट 300 Kelvin 36 grams of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.08 bar. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what should be its concentration? 300 Kelvin पे 36 ग्राम ग्लूकोज एक लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 4.08 बार है। अगर इसी प्रेशर को 1.52 बार करना है तो कंसनट्रेशन कितना होना चाहिए? पाई इक्वल्स टू CRT 4.08 इक्वल्स टू W1 अपॉन M1 इंटू R इंटू 300। CRT में C W1 अपॉन R में रखा, टेम्परेचर 300 दिया हुआ है। 4.08 इक्वल्स टू 36 अपॉन 180 इंटू R इंटू 300, यहाँ से R निकाल 490
4.98 इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ आर, सीधे आर निकाल सकते हैं। इन सेकंड केस 1.52 है इंटू सी आर इंटू टी, तो जब भी यहाँ से आर निकालेंगे उसी को रख देंगे यहाँ पे सी इक्वल टू 60/1 इंटू 1.52, इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो कंसनट्रेशन आ जाएगा 0.06 मोल, यानी कि 0.6 मोलर कंसनट्रेशन के केस में जो प्रेशर है वो 1.52 बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन इन द फॉलोइंग पेयर, मतलब कि इस फॉलोइंग पेयर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन कौन से हो रहे हैं? एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन। एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन के मिक्सचर में बोथ एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन आर नॉन पोलर, thus the intermolecular interactions will be London dispersion forces। जब दोनों नॉन पोलर हैं तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में। दूसरे केस में I2 एंड CCl4, तो I2 और CCl4 में क्या हो रहा है? बोथ I2 एंड CCl4 आर नॉन पोलर, द इंटरमोलर इंटरेक्शंस विल बी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। NaCl4 and water. NaCl4 is an ionic compound and gives Na plus and Cl4 minus ions in the solution. Water is a polar molecule, thus the intermolecular forces interaction probably will be ion dipole interactions। एक आयन है और दूसरा पोलर है तो डाइपोल है, इसलिए आयन डाइपोल इंट्रैक्शन से दोनों की बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट इज मिथेनॉल एंड एसीटोन। बोथ मिथेनॉल एंड एसीटोन आर पोलर मॉलिक्यूल्स, दिस इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस विल बी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। दोनों पोलर हैं तो इसलिए डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से कंबाइन होंगे। नेक्स्ट एसिटोनाइट्राइल CH3CN एंड एसीटोन C3H6O। इस केस में क्या होगा? बोथ एसिटोनाइट्राइल एंड एसीटोन आर पोलर मॉलिक्यूल्स, thus intermolecular interactions will be dipole dipole interactions। Next question, based on solute solvent interactions, arrange the following in order of increasing solubility in N-octane and explain। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन KCl CH3OH एंड CH3CN हमको 4 दिए हुए हैं कंपाउंड्स, इनको डिसॉल्व करना है इन N-octane। कौन ज़्यादा डिसॉल्व होगा, सोलिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, उस ऑर्डर में अरेंज करना है, और कौन ज़्यादा डिसॉल्व होगा और क्यों होगा ये बताना है। तो साइक्लोहेक्सेन एंड N-octane बोथ आर नॉन पोलर, दे मिक्स कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस, तो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद KCl इज़ एन आयनिक कंपाउंड, KCl विल नॉट डिसॉल्व इन ऑक्टेन। आयनिक कंपाउंड है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। CH3OH इज पोलर, CH3OH विल डिसॉल्व इन N-octane। CH3CN इज polar but less than CH3OH, therefore it will dissolve in octane but to a greater extent as compared to CH3OH। CH3OH से ज़्यादा डिसॉल्व होगा, पोलर है लेकिन लेस देन CH3OH। तो ऑर्डर क्या बनेगा? KCl से ज़्यादा CH3OH से ज़्यादा CH3CN और सबसे ज़्यादा साइक्लोहेक्सेन। KCl डिसॉल्व नहीं होगा मिनिमम, सबसे ज़्यादा डिसॉल्व जो कि दोनों जो हैं वो नॉन पोलर हैं कंपेरेटिव डिसॉल्व इन प्रोपोर्शंस, तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो है वो साइक्लोहेक्सेन की आएगी और मिनिमम KCl की आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई विच आर इनसोल्यूबल, पार्शली सोल्यूबल एंड हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इन कंपाउंड्स में से कौन से कंपाउंड्स इनसोल्यूबल, पार्शली सोल्यूबल या हाईली सोल्यूबल है इन वाटर? पहला है फिनॉल, हैविंग पोलर OH ग्रुप, इट इज़ पार्शली सोल्यूबल। टोल्यूइन नॉन पोलर है, इनसोल्यूबल है। फॉर्मिक एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, हाईली सोल्यूबल। फॉर्मिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इसलिए वाटर में हाईली सोल्यूबल हो जाएगा। इथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, हाईली सोल्यूबल। क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर, इनसोल्यूबल। एंड पेंटेनॉल हैविंग पोलर OH, पार्शली सोल्यूबल। तो जहाँ पोलैरिटी है वहाँ सोल्युबिलिटी पार्शियल है, जहाँ पे नॉन पोलर है वहाँ सोल्युबिलिटी नहीं है, और जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वहाँ पे हाईली सोल्यूबल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ।